Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 19th of November 25 and we are starting our today's lecture of CAP 4 Business Law Dynamics for PSC Islamabad. मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अपनी स्टडी टेक्स्ट। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, चैप्टर नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम डिस्कस करेंगे कि मॉर्गेजेस और चार्जेस ये चीज़ क्या है, इसका मकसद क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी तक हमने जो जितने चैप्टर्स पढ़े हैं काफ़ी डिटेल से हमने कोशिश की है डिस्कस करने की कि जो कंपनी है ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बाकायदा रजिस्टर किया जाता है, और इसका जो हमारा रेगुलेटर है पाकिस्तान में वो एसईसीपी है, जो कि इसे काफ़ी डीपली रेगुलेट कर रहा होता है। तो अब कंपनी के अंदर पैसा किसी और का लगा होता है, चलाने वाले बीओडी होता है, तो फिर एक कन्फ्लिक्ट आ सकता है दोनों के इंटरेस्ट में। उसे कवर करने के लिए फिर मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं, जिसमें एक है टू बी रेगुलेटेड बाय एसईसीपी अंडर द लॉज एंड रेगुलेशंस। तो कंपनी जो भी करेगी, एक आम बंदा कहीं से लोन लेता है और अपने हिसाब से काम चलाता है, तो इतना लोगों को कंसर्न नहीं होता, क्योंकि उसने लोन खुद ही वापस करना है, अपने रिसोर्सेज से वापस करना है। नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होगी, उसे नुकसान उठाएगा। लेकिन कंपनी के अंदर तो बहुत से लोगों का पैसा लगा होता है ना, और फिर ये होता है कि पैसा किसी का लगा है, काम कोई कर रहा है, बिजनेस कोई चला रहा है, डायरेक्टर चला रहे हैं। कन्फ्लिक्ट आने की वजह से फिर यहाँ पे एसईसीपी का जो रोल है वो बढ़ जाता है कि इवन अगर कंपनी कहीं से लोन भी लेती है तो एसईसीपी से मॉनिटर करे मुनासिब हद तक कि क्या ये लोन लेना ज़रूरी था। अगर लेकिन खैर वो तो इतनी डीपली नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर उसे लगता है कि बिल्कुल इररेलेवेंट किस्म की चीज़ें कर रही है कंपनी, तो उसे रोक सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज़ है कि अगर ये किसी से लोन लेता है और अपने कोई एसेट सिक्योरिटी के तौर पे रखवा देता है लेंडर के पास कि भाई ये मेरे एसेट हैं, एज ए सिक्योरिटी अब रख लें, और जब मैं लोन वापस करूंगा तो वापस दे दें। ये एसेट कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये एसेट कंपनी के नाम पे तो है, लेकिन इनके भी ये पैसा तो शेयर होल्डर्स का लगा है। लिहाजा ये सिक्योर करना या इसे इंश्योर करना भी बेहद ज़रूरी है, और ये रिकॉर्ड पे होनी चाहिए बात कि कंपनी ने कौन कौन से लोन लिए हुए हैं और उन लोन के अगेंस्ट क्या सिक्योरिटीज दी हैं, कंपनी के कौन से एसेट्स हैं जिन्हें कंपनी अपनी मर्जी से बेच भी नहीं सकती, क्योंकि उसने एज ए सिक्योरिटी दिया हुआ है लोगों को। ठीक है। तो इस हद तक इसे रेगुलेट करने के लिए फिर एससीसीपी ये कहता है कि अगर आप किसी बैंक से या किसी लेंडर से लोन लेंगे और उसके अगेंस्ट अगर आपके एसेट जो आपके नाम पे हैं लेकिन एक्चुअली उनमें पैसा शेयर होल्डर्स का, मेंबर्स का लगा हुआ है या किसी और का लगा हुआ है, अगर आपने वो एज ए सिक्योरिटी दी है तो आपने वो भी एससीसीपी को बताना है कि जनाब हमने इतना लोन लिया है और इसके अगेंस्ट ये वाले एसेट्स हैं, ये फ्री एसेट्स नहीं है, ये हमने एज ए सिक्योरिटी दिए हुए हैं और ये हम उन्हें बेच नहीं सकते। हमारा पूरा इस पे मतलब लियन नहीं है, क्योंकि हमने ये किसी के पास रखवाए हुए हैं या किसी को दिए हुए हैं एज ए सिक्योरिटी, तो हम इन्हें बेच नहीं सकते। ये इन्फॉर्मेशन भी एससीसीपी के पास अपडेटेड होनी चाहिए, ताकि कल कोई बंदा ये देखना चाहता है, कोई इंसान कंपनी में या कोई और पार्टी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उसका राइट है कि उसे मुकम्मल पता हो कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, इनकम स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है। प्लस कुछ चीज़ें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में क्लियरली नज़र नहीं आती, जैसे अगर लोन लिया है तो अपने डिस्क्लोजर तो दे दिया कि जनाब कंपनी ने लोन दिया और ये सिक्योरिटीज दी हैं, उनकी ये वैल्यू है, लेकिन सिक्योरिटीज के कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और किस फॉर्म में वो आपने दी हैं, एक हद तक नजर आता है, उससे आगे नहीं आपको पता चलता। लेकिन अगर इन्वेस्टर ये चाहता है कि मैं देखूं कि इसने बैंकों के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट शेयर किए हुए हैं और इसने बाकायदा मतलब ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं कि नहीं, तो उसका राइट है। तो अगर एससीसीपी में जाके कहता है कि मुझे कंपनी की फाइल देखनी है कि इस कंपनी के फाइल में क्या कुछ लगा है, तो उस फाइल में सब कुछ ही लगा होना चाहिए जो ज़रूरी है। और वो उसी वक्त लगेगा ना जब वो एससीसीपी को कोई अपनी डॉक्यूमेंटेशन भेजेगा। तो अगर एक कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया है और अपने कुछ एसेट एज ए सिक्योरिटी रखवाए हैं, तो जाहिर है वो लीगल एक प्रोसेस करेगी जिसमें अपने एसेट्स को उस बैंक के नाम करवाएगी या उसके पास रखवाएगी, कोई एग्रीमेंट करेगी स्टैम्प पेपर पे, ताकि कल खुदा न खास्ता कंपनी डिफॉल्ट करती है तो बैंक इस पोजीशन में हो कि वो एसेट बेच के अपने पैसे पूरे कर सके। एक तो लीगल प्रोसेस करेगी, वो एक इंस्ट्रूमेंट बनाएगी, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कोई एग्रीमेंट बनाएगी, कोई अंडरटेकिंग बनाएगी। ठीक है। जिसमें वो लिखेगी कि मैंने ये फलां 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 जो एसेट्स हैं, इतनी मालियत के एसेट्स हैं, ये फलां बैंक के नाम दिए हुए हैं या फलां बैंक को दिए हुए हैं, और जब लोन वापस होगा तो ये एसेट दोबारा मेरे नाम हो जाएंगे। ये तो वो कचहरी में जाके उसने एक लीगल प्रोसेस किया है, एससीसीपी को तो नहीं पता इसका। एससीसीपी कहता है कि अगर कोई कंपनी लोन लेगी और कोई चीज़ें सिक्योरिटी के तौर पे रखवाएगी, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसने
वो जो एग्रीमेंट किया है जिसके थ्रू उसने वो सिक्योरिटी दी है, उस एग्रीमेंट को वो एससीसीपी में आके भी रजिस्टर करवाएगी। तो पहले वो कचहरी में जाएगी, कोर्ट्स में जाएगी, वहाँ लीगल प्रोसेस के थ्रू तो वो एग्रीमेंट करेगी। उसके बाद उस एग्रीमेंट की जो डिटेल्स हैं और एग्रीमेंट की कॉपी वो एससीसीपी को भी भेजेगी या रजिस्ट्रार को भेजेगी एससीसीपी के बेहाफ पे। और रजिस्ट्रार अपनी बुक्स में भी उसकी एंट्री करेगा, तो वो बताए उसकी बुक्स में वाज़ेह नजर आ रहा होगा इस कंपनी ने कौन कौन से लोन दिए हैं और उसके अगेंस्ट कौन सी सिक्योरिटीज दी गई हैं। तो ये है रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, हम इसे कहते हैं। अब मॉर्गेज क्या है और चार्ज क्या है, अब हम इसे डिस्कस करते हैं। कंपनी जो सिक्योरिटीज देती है किसी को भी, वो तीन किस्म की होती है। या वो होता है मॉर्गेज, या वो होता है प्लेज, या वो होता है चार्ज। सब कैटेगरीज और भी हैं, एक हाइपोथिकेशन होती है, वो भी एक किस्म है प्लेज की। लेकिन बेसिकली बड़ी जो कैटेगरीज है तीन है, मॉर्गेज और प्लेज और चार्ज। ठीक है। इसमें फर्क क्या है वो हम सिंपली समझ लेते हैं। मॉर्गेज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव नहीं हो सकती, लैंड है, बिल्डिंग है, इसका क्या होता है मॉर्गेज। जो चीज मूव नहीं हो सकती, इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है। और अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज होता है। प्लांट एंड मशीनरी तो मूवेबल प्रॉपर्टी है एक तरह से। वैसे तो एक तरह से इमूवेबल हो गई, फिक्स हो गई तो हो गई, उसे उठा के कहीं देना तो बहुत मुश्किल है। बकायदा पूरी मशीनरी उखाड़ो तो हम उसे इमूवेबल भी कह सकते हैं। लेकिन मूवेबल में कैसे गाड़ियां आती हैं, ठीक है। तो गाड़ियां इमूवेबल नहीं है, मूवेबल है। अगर तो आप मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पे रखवाते हो तो उसे कहते हैं प्लेज। अब चलो, ये फर्क नहीं है, फर्क और भी है। जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पे रखवाते हो तो कहते हैं मॉर्गेज। और ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसे उठा के किसी को देना पॉसिबल ही नहीं होता। इवन प्लांट एंड मशीनरी भी एकदम से पूरी उठा के बैंक को तो नहीं दे सकते बैंक को। बैंक अगर उखड़वा भी लेता तो फिर कंपनी क्या काम करेगी। और नंबर टू, बैंक उसे कहाँ रखेगा, पूरे का पूरा प्लांट तो बैंक कभी नहीं उठाएगा। तो इसे हम इमूवेबल ही कंसिडर करेंगे। लेकिन व्हीकल्स हो गई, लैपटॉप्स हो गए, फर्नीचर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोसेस हो गया, फिनिश गुड्स हो गई, ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, ये तो मूव हो सकती है आसानी से। तो इसकी इसे अगर सिक्योरिटी के तौर पे देते हैं तो इसे प्लेज कहते हैं। एक तो ये नाम में ये थोड़ा सा फर्क है। नंबर टू, इमूवेबल प्रॉपर्टी या मॉर्गेज में आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स तो दे देते हैं उस बंदे को, लेकिन उसकी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं होती। मतलब आप ये नहीं कि उठा के ले जाओ और वो उसके हवाले हो जाती है, क्योंकि आप दे ही नहीं सकते, इमूवेबल है। तो मॉर्गेज में ट्रांसफर ऑफ टाइटल तो हो जाता है, टाइटल बैंक के नाम हो जाता है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ पोजेशन किसी को हैंड ओवर नहीं करते आप, चीज़ आपके पास ही रहती है, आप उसे यूज भी करते रहते हैं। लेकिन ऑफिशियली लीगली वो बैंक के या लेंडर के नाम हो जाती है। अगर आप डिफॉल्ट करेंगे, लेकिन एक शर्त के साथ होती है कि वो उसका मालिक नहीं हो गया कि आज से जो चाहे करे। कंडीशन ये होती है कि आप लोन पे करेंगे और अगर आपने लोन में डिफॉल्ट की तो ये उसकी हो जाएगी। फिर उसके बाद राइट आ जाएगा इसे बेचने का, उससे पहले राइट टू सेल नहीं होता उसके पास, जब तक ये आप डिफॉल्ट ना करें। अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो उसके बाद राइट टू सेल आ जाता है और फिर वो उसे बेच के अपने पैसे पूरे करके जो पैसे बचते हैं वो फिर आपको वापस दे देगा, अपने पैसे पूरे कर सकता है। अच्छा, मॉर्गेज प्लेज में क्या होता है कि ना सिर्फ आप चीज़ उसे दे देते हैं, जनरली आप टाइटल ट्रांसफर नहीं करते, टाइटल आपके पास ही रहता है, लेकिन पोजेशन उसे दे देते हैं। ठीक है। मतलब वो चीज़ें ले जाता है अपने पास या उस पर अपना कंट्रोल ले लेता है, इसे कहते हैं प्लेज। ओनरशिप आपके पास ही रहती है, लेकिन पोजेशन आप उसे दे देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तीसरा होता है चार्ज। चार्ज में होता है कि ना आप पोजेशन देते हैं, ठीक है, और ना आप उसके डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ उसे देते हैं, टाइटल भी नहीं देते। टाइटल भी आपके, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, मतलब उसका टाइटल वो किसके नाम पे है, टाइटल क्या है उसका। ओनरशिप भी आपके पास होती है, चीज़ भी आपके पास ही होती है। लेकिन बस आप लिख के दे देते हैं कि अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी और आप इसे बेच के अपने पैसे पूरे करते हैं, इसे कहते हैं चार्ज। तो तीन किस्म की सिक्योरिटीज हो गई, मॉर्गेज, प्लेज, चार्ज। मॉर्गेज में क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जनरली होता है, इसमें आप टाइटल तो दे देते हैं लेकिन पोजेशन नहीं देते। ठीक है। और प्लेज में क्या होता है, टाइटल नहीं देते जनरली, ठीक है, दे भी सकते हैं, नहीं देते, लेकिन पोजेशन दे देते हैं। और पोजेशन देने का ये मतलब नहीं होता वो गाड़ियां ले जाके अपने पास खड़ी कर लेता है। जैसे रॉ मटेरियल है, वो सारा मटेरियल उठा के, आपका तो पूरा स्टोर भरा है तो बैंक उठा के ले जाए, उठा के ले तो जाएगा, तो ले जाने का खर्चा आएगा। नंबर टू, वो स्टोर कहाँ करेगा अपनी,
ठीक है। तो वो करता क्या है, वो करता कुछ नहीं, आप ही फैक्ट्री में आपके स्टोर रूम के दरवाजे के बाहर ताला लगवा के अपना बंदा बैठा देता है। आप ही के स्टोर रूम में सारा सामान पड़ा है, लेकिन उसने ताला लगा के आपको उसकी एक्सेस से मना कर दिया है। ठीक है। तो इस तरह भी किया जाता है, मतलब प्लेज में। और तीसरा चार्ज क्या होता है कि ना ट्रांसफर ऑफ टाइटल होता है और ना ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होती है। सिंपली आप एक एग्रीमेंट में लिख के दे देते हैं कि अगर हमने डिफॉल्ट किया तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, आप इसे बेच के अपने पैसे पूरे कर सकते हैं। जी मरियम, क्या सवाल है आपका? दोनों पे हो सकती है। चार्ज में तो आपने लिख के ही देना है ना, ना टाइटल ट्रांसफर हुआ ना पोजेशन हुई, तो फिर वो दोनों की हो सकती है, मूवेबल भी और इमूवेबल भी, हर चीज की हो सकती है। ठीक हो गया। अब अगला सवाल है कि चार्ज का मतलब तो मैंने बता दिया है। अब चार्ज जो आपकी किताब में है, वैसे तो और भी केस में है, बैंकिंग में जो होती हैं बुक्स उनमें या बैंकिंग सिस्टम में, हमने दो पढ़ने हैं। एक होता है फिक्स चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोट क्या होता है? तैरना, बेजान चीज का तैरना, यही होता है ना। ठीक है ना, तैरना फ्लोटिंग मतलब, जिंदा चीज के तैरने को स्विम कहते हैं और बेजान चीज के तैरने को फ्लोट करना कहते हैं। फ्लोटिंग चार्ज क्यों तैर रहा है? कभी आप देखेंगे पानी में एक लकड़ी अगर तैर रही है, वो घूमते घूमते कभी इधर आ जाती है, कभी घूमते हुए इधर चली जाती है, तो वो सारा घूम ही रही होती है। कभी किसी जगह पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे। तो फिक्स चार्ज जो है कि वो तो फिक्स है। फ्लोटिंग चार्ज है, वो तैर रहा है। अब आपके नीचे कई एसेट्स हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, अकाउंट रिसीवेबल है, व्हीकल्स हैं, फिक्स एंड वेरिएबल सब है। ठीक है। इमूवेबल और मूवेबल सब है। फिक्स चार्ज का मतलब ये मखसूस एसेट्स पे है। फिक्स चार्ज ऑन लैंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, इसका मतलब है ये सिर्फ लैंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी पे है। कल अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है तो बैंक लैंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी बेच के तो अपने पैसे पूरे कर सकता है, लेकिन अगर प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग के पैसे पूरे नहीं होते तो बाकी एसेट को नहीं हाथ लगा सकता। ये फिक्स चार्ज है, तीन चीजों पर ही आपने क्रिएट किया था। फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज ऑन लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी ऑफिस इक्विपमेंट एंड ऑल फिक्स्ड एंड वेरिएबल फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब आपने क्या किया, आपने पूरे एसेट्स पे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर दिया। अब होगा क्या, पहले ये लैंड से पूरा करने की कोशिश करेगा बैंक, नहीं होता तो ये चार्ज फ्लोट करके दूसरे एसेट पे चला जाएगा, वहां से पूरे नहीं होते पैसे तीसरे पे। तो फ्लोटिंग चार्ज में बहुत सारे एसेट्स होते हैं और चार्ज की वैल्यू जनरली कम होती है। होता यह है कि वो उनमें से किसी एक एसेट से पैसे पूरे करता नहीं होता तो दूसरे एंड सो ऑन वो चलता चला जाता है। उसके पास मार्जिन बहुत ज्यादा होता है बैंक के पास। ठीक है। जबकि फिक्स चार्ज किसी मखसूस एसेट पे ही क्रिएट किया जाता है। ठीक हो गया। तो ये दो किस्म तरह की किस्में हैं। अब अगली बात क्या है कि इस लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि अगर कोई कंपनी अपना किसी भी, वो कौन कौन से एसेट्स हैं या वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें कंपनी को अगर चार्ज क्रिएट करती है या मॉर्गेज करती है या प्लेज करती है तो उसे रजिस्टर कराना है। क्या हर तरह की ट्रांजैक्शन को रजिस्टर कराना है? किसी भी किस्म का या कोई मखसूस किस्म की ट्रांजैक्शन है जिनमें आपने रजिस्टर कराना है, ये हमने देखना है। ठीक है। अब उसमें एक हम पहले तो लिस्ट पढ़ेंगे। ठीक है। कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन आपने करानी होगी अगर आप मॉर्गेज या प्लेज या चार्ज करें। ठीक है, नंबर वन। और ये क्या, या क्या ऐसी बात तो नहीं है कि मॉर्गेज को रजिस्टर कराना है, चार्ज को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं, वो तो जनरल सी चीज होती है, या सबको रजिस्टर कराना है, तो ये हम पढ़ेंगे पहले। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रजिस्टर करवाने का तरीका क्या है, कैसे करवाना है, कौन करवाएगा। ठीक है। अब लोन दे रहा है बैंक, और रिक्वायरमेंट किसकी है? बैंक की, कि मुझे मेरी सिक्योरिटी दो, मेरा सिक्योर करो मुझे, कि मैं कल आप डिफॉल्ट करते हो तो मेरे पैसे सिक्योर्ड हो। करवा तो बैंक रहा है। तो क्या बैंक प्रोसेस शुरू करेगा रजिस्ट्रेशन का या कंपनी करेगी, फिर ये हम पढ़ेंगे। फिर प्रोसेस के दौरान अगर वो अ, जो प्रॉपर्टी है जिस पे आप ये एक सिक्योरिटी बना रहे हैं जिसे, वो पाकिस्तान में है। ठीक है। और लोन भी पाकिस्तान में ही लिया है, फिर क्या करना है? अगर लोन पाकिस्तान में लिया लेकिन प्रॉपर्टी आपकी बाहर थी, आपने, बैंक तो पाकिस्तान ही है, आपने से कहा जी मैं आपको सिक्योरिटी देता हूँ, लेकिन सिक्योरिटी वाला जो मुल्क है जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है वो दुबई है। आप दुबई की प्रॉपर्टी को पाकिस्तान में करवाना चाह रहे हो, अब इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ होगी? पाकिस्तान में होगी कि दुबई में होगी? कौन से एससीसीपी में जाओगे, पाकिस्तानी एससीसीपी में जाओगे या दुबई के एससीसीपी में जाओगे? तो ये सारे सवाल अब पैदा होते हैं ना ज़हन में। ठीक है। और कितने दिन में करवाना है? विद इन 30 डेज आपने करवाना होता है, जिस दिन आपने वो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया ना। असल में जब आप चार्ज क्रिएट किया लीगल प्रोसेस है, तो मैंने कहा था कि एग्रीमेंट बन जाता है, अंडरटेकिंग बनती है। जिस दिन वो अंडरटेकिंग बनी उसके 30 डेज के अंदर अंदर
आपने वो चार्ज या जो भी है उसे रजिस्टर कराना होता है सीसीपी में। ठीक है, तो वो 30 डेज में। अब वो 30 डेज अगर प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है, देन व्हाट? तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पाकिस्तान में तो आपने आज चार्ज क्रिएट किया ना, तो साथ ही आपने वो इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में आ गया फौरन ही, आपने 30 दिन के अंदर उसे एससीसीपी में जमा करा दिया। लेकिन अगर हमने वो चार्ज क्रिएट किया पाकिस्तान से बाहर, तो उस जो वो है, असल एग्रीमेंट है ओरिजिनल, उसे तो पाकिस्तान आते आते काफी दिन लग जाएंगे। अब यूएसए से अगर एक लेटर आता है, अब तो खैर बहुत तेज दुनिया है, जल्दी भी आ जाता है, उसे कम से कम फंस गए 7 दिन लगते हैं, तो 7 दिन, 30 दिन में से 7 दिन तो आपके वैसे ही ज़ाया हो गए। आपने कहा था विद इन 30 डेज रजिस्टर कराना है, तो आपके तो 7 दिन तो वैसे ही चले गए, रूटीन में ही 7 दिन लगते हैं वहां से चीज आने में। तो आपको तो 21 दिन मिले, तो फिर क्या करना है? क्या फिर भी जिस दिन वो वहां पे क्रिएट हुआ है, दुबई में या अमेरिका में, उसी दिन से 30 दिन काउंट करने हैं, या जिस दिन वो पाकिस्तान पहुंच गया है उस दिन से 30 दिन काउंट करने हैं? तो मतलब गवर्नमेंट तो फैसिलिटेट तो करती है ना लोगों को, जो जायज फैसिलिटेशन है। तो फिर हमने ये सारी चीजें इसमें पढ़ ली। बस ये हमारा चैप्टर है, दैट्स इट। क्लियर है? आज फिर मेल सर ईमेल ये तो ईमेल पे तो स्कैन कॉपी आती है ना, ओरिजिनल कॉपी तो नहीं आती है। आपको अगर ओरिजिनल कॉपी दिखानी हो तो फिर सर्टिफाइड टू बी ट्रू कॉपी। जब जो तरीका है पाकिस्तान के लॉ का, दुनिया में भी, कि अगर आपकी इंटरमीडिएट की आपकी वो है, मार्कशीट है, और आप मुझे कहते हैं सर इसे सर्टिफाई कर दें, तो जो प्रोसेस है वो ये है कि ओरिजिनल मेरे सामने रखें, मैं ओरिजिनल देख लूंगा, फिर मैं कॉपी को कंपेयर करूंगा, फिर मैं कहूँगा हाँ जी बिल्कुल सही कॉपी है। हम तो कर देते हैं ना, ऑब्लाइज कर देते हैं, ओरिजिनल देखे बगैर भी, अच्छा चलो बात में बच्चा साइन कर दिए। लेकिन तरीका, लीगल तरीका ये है। जब लीगल तरीका ये है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है जब आप एससीसीपी में रजिस्टर कराने चाहें, तो वो कहेगी मुझे ओरिजिनल भी दिखाओ। स्कैन कॉपी ओरिजिनल तो नहीं होती, बहरहाल कुछ ना कुछ तो डाउट होता है उसमें। तो ये लॉ तो फिर बहुत प्योरली चीज़ों को पूरी सेंस और कंप्लीट सेंस में लेता है, इसलिए फिर ये भी लॉ में ऑप्शन उन्होंने डाल दिया है। तो ये मैंने आपको आइडिया दे दिया है। एक साइड पे देखें, इंट्रोडक्शन, रजिस्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन। ये मैंने आपको नहीं बताया। मॉडिफिकेशन, आपने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी क्रिएट की थी, चार मतलब उसकी सिक्योरिटी दी थी। अब आपने लोन बढ़ा लिया है, बैंक कहता है ठीक है सिक्योरिटी भी और दो। अब आप 10 करोड़ को 15 करोड़ पे ले जाना चाह रहे हैं, मतलब आप उसे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो क्या है, मॉडिफाई कर रहे हैं, आप उस डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर आपने कोर्ट में जाके डॉक्यूमेंट मॉडिफाई किया, तो एससीसीपी में जाके भी अपडेट करो फिर, कि मैंने इसे इंक्रीज किया है, मैंने इसे डिक्रीज किया है। उसके बाद है सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन की आपने लोन रीपे कर दिया। जब आपने लोन रीपे कर दिया, तो ये जो आपने क्रिएट की हुई थी सिक्योरिटी, मॉर्गेज या प्लेज या चार्ज, खत्म हो जानी चाहिए। आपने कोई कचहरी में जाके खत्म करवा दी, तो वो खत्म हो गई। जब यहाँ खत्म हो गई, तो एससीसीपी को जाके भी आपको बताना तो चाहिए कि मैंने लोन दे दिया है और ये सिक्योरिटी खत्म हो गई है, तो मैंने आपके पास रजिस्टर्ड कराई थी, आप भी इसे अपने पास से कैंसिल कर दें, क्लियर कर दें। इसे कहते हैं सेटिस्फेक्शन। और रेक्टिफिकेशन, कि आपने जो है वो बनाया था, जो चार्ज क्रिएट किया था या जो भी सिक्योरिटी क्रिएट की थी, उसमें गलती हो गई है। आपने 25 करोड़ करवाना था, वो 2 करोड़ 50 लाख हो गई है, एक सिफर ओमिट हो गया है, या कोई और टर्म्स गलत हो गई है, तो आप उसे ठीक करवाना है। अगर उसे ठीक करवाएंगे, कोर्ट में जाके ही करवाएंगे, दोबारा उस एग्रीमेंट को कुछ जो भी लीगल प्रोसेस है करेंगे, तो वो यहाँ करवाना है तो वो एससीसीपी में भी करवाना है। तो तीन चीज़ें हैं, या तो उसे मॉडिफाई करना है, बढ़ाना है या कम करना है, वो नया एग्रीमेंट होगा। या फिर उसका सेटिस्फेक्शन हो गई, आपने उसे कैंसिल कराना है। और या फिर आपने उसे ठीक करवाना है, उसमें गलती है, उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन। तीनों केसेस में ये तीनों चीज़ें सीसीपी में भी जाके अपडेट होंगी, ये कहना चाह रहा है। और रिकॉर्ड्स एंड रजिस्ट्रार, रजिस्टर, कंपनी कौन सा रिकॉर्ड बनाएगी, कि उसे देख के देखने वाले को पता चल जाए कि इस कंपनी के कितने एसेट्स सिक्योरिटी में गए हैं। तो रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस बनाना है कंपनी ने, ठीक है ना, उसमें वो लिखेगी कौन सी प्रॉपर्टी है, कितनी अमाउंट तक चार्ज है, कौन से बैंक को दिया है, क्यों दिया है, कौन सा लोन है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। उस रजिस्टर में हर मॉर्गेज के साथ वो इंफॉर्मेशन लिखेगी। ठीक हो गया? और रजिस्ट्रार अपना भी तो रिकॉर्ड बनाएगा ना, रजिस्ट्रार के पास भी तो कंपनी की फाइल बन रही होगी, तो उसमें भी सारी डॉक्यूमेंट्स लगेंगी। तो ये कुछ हमने इसमें पढ़ना है। आगे हम थोड़ा सा लेके चलते हैं और इसे थोड़ा सा समअप करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल हम इसे खत्म कर देंगे होपफुली। बोरिंग पावर। अब पहली बात है कि बोरिंग पावर टू बी पार्ट ऑफ मेमोरेंडम, बोरिंग पावर कंपनी कितना बोरो कर सकती है, ये कहाँ लिखा होगा? कंपनी की बोरिंग पावर कितनी है, कहीं लिखा होगा कि नहीं? कहाँ पे, कौन सी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा?
कौन सी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि कंपनी के पास बोरो करने की ताकत मौजूद है? आर्टिकल्स में या मेमोरेंडम में? लेकिन जनरली नहीं लिखा हो। अगर बिल्कुल कुछ ना लिखा हो तो फिर इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड सेट होगा कंपनी। क्या स्टैंडर्ड सेट हो सकता है, क्या होना चाहिए? तो कंपनी की रेंज है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्मॉल। नहीं, आपको रेंज कैसे पता चलेगी? रेंज तो किसी ने नहीं बनाई हुई, ना बनाई जा सकती है। सिमिलर बिजनेस की भी कोई रेंज होगी तो बनेगा ना। तो जनरली गवर्नमेंट या कोई भी आपको डिफाइन तो नहीं कर सकता कि इससे ज्यादा लोन ले नहीं सकते, भैया आपकी मर्जी है। तो हो सकता है कंपनी मैनेजमेंट के लिए ऐसी स्थिति में ग्रुपिंग की हो। नहीं, कोई ग्रुपिंग ऐसे उस तरह नहीं की, सर्टन केसेस में तो की हुई है। जैसे कि सर ऑयल सेक्टर है, उसके लिए इतना वो तो फिर ऑयल सेक्टर के लॉज में किया ना कि इससे ज्यादा नहीं करोगे, वो तो स्पेसिफिक लॉज है। जनरली कहीं नहीं की। हमें एक जनरल कंपनी की बात करें, हम सेक्टर वाइज की बात ही नहीं करें, हमें कंपनी की बात करें कि आम कंपनी के पास क्या बोरिंग पावर होती है। वो तो आप ऑयल सेक्टर की बात करें तो स्पेशलाइज्ड कंपनी हो गई ना, वो तो उस पर रिस्ट्रिक्शन अगर लगेगी तो उसकी नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से लगेगी। हम तो इतनी डेप्थ में नहीं जा रहे। कंपनी लॉ ये तो नहीं देखता कि कंपनी ने करना क्या है, कौन सा बिजनेस करना है, ये तो बताता है कंपनी बननी कैसे है, चलनी कैसे है। कोई सी भी कंपनी हो। तो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मेमोरेंडम आर्टिकल में फिर भी कुछ भी नहीं लिखा, तो फिर कितनी पावर होगी? ये एज्यूम किया जाएगा, डीम किया जाएगा कि कंपनी के पास बोरिंग पावर मौजूद है। अगर मेमोरेंडम आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा तो इट विल बी डीम्ड दैट कंपनी हैज बोरिंग पावर, अनलिमिटेड बोरिंग पावर। अगर आपने लिमिट करनी है तो आपको मेमोरेंडम या आर्टिकल में लिखना पड़ेगा कि कंपनी की जो बोरिंग पावर है वो 2 अरब रुपए है बस। और ऐसा करता कोई नहीं है। क्यों अपने आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाए? कल 3 अरब की जरूरत पड़ेगी तो मेमोरेंडम चेंज करते फिरेंगे, या आर्टिकल को चेंज करवाना पड़ेगा। तो जनरली कंपनी नहीं लगाती। दो तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है काम। अपने पे लगा सकती है कि जी कंपनी ही 2 अरब से ज्यादा नहीं लेगी, ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि डायरेक्टर जो है वो शेयर होल्डर से प्रायर अप्रूवल लिए बगैर 1 अरब तक ले सकते। वो डायरेक्टर को प्रमोट करने के लिए कि हर चीज में हमसे ना पूछो। ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि 1 अरब से ज्यादा अगर डायरेक्टर्स ने लेना है तो उन्हें शेयर होल्डर से पूछना चाहिए। पहले बीओडी मीटिंग में अप्रूवल देंगे और फिर वो आगे भेजेंगे जनरल मीटिंग, कॉल करेंगे मेंबर्स की, वहां पे अप्रूवल लेंगे। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। लेकिन जनरली अगर मेमोरेंडम आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा तो हम ये अज्यूम करते हैं कि कंपनी हैज अनलिमिटेड बोरिंग पावर। ठीक हो गया? ये याद रखना है। रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरिंग पावर वो मैंने नीचे बता दिया। अ पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल नॉट एक्सरसाइज एनी बोरिंग पावर अनलेस इट्स डॉक्यूमेंट्स हैव बीन एक्सेप्टेड एंड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो जो पब्लिक कंपनी है वो बोरिंग पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती जब तक उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना मिल जाए। ठीक है ना? प्राइवेट कंपनी को तो जरूरत ही नहीं होती सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की, लेना भी नहीं। वो तो जो ही इनकॉर्पोरेट हुई उसकी बोरिंग पावर आ गई उसके पास। पब्लिक लिमिटेड के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेना जरूरी है। अगर इससे पहले उसने किसी बैंक से एग्रीमेंट कर ली है बोरिंग के, तो उनकी हैसियत क्या होगी? अफेक्टिव नहीं होंगे, क्या होंगे? प्रोविजनल कहो ना। प्रोविजनल होंगे। बाय लॉ वो पूरी तरह इफेक्टिव नहीं होंगे जब तक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना मिल जाए। जब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा तो वो इफेक्टिव हो जाएंगे, वो बाउंड हो जाएगी कंपनी। ठीक है ना? उससे पहले प्रोविजनल होंगे। अच्छा जी। रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरिंग पावर आप पढ़ लीजिएगा। Act does not prescribe any maximum amount that a company may borrow. However, article may prescribe such amount. समझ आ गई? मैंने वही बात की थी कि लॉ में कुछ नहीं लिखा, लेकिन आर्टिकल में लिखा जा सकता है कि कंपनी 2 अरब से ज्यादा नहीं ले सकती, या कंपनी तो अनलिमिटेड ले सकती है। डायरेक्टर जो है मेंबर से पूछे बगैर 1 अरब से ज्यादा नहीं ले सकते, ऐसी चीजें लगाई जा सकती हैं। ठीक है? पावर्स टू प्लेज मॉर्गेज चार्जेस कंपनीज एसेट एंड सिक्योरिटी। तो अगर कहते हैं कि कंपनी के पास बोरिंग पावर है तो इसका मतलब क्या है? कंपनी बोरो कर सकती है पैसे। तो बोरो करने के लिए अगर सिक्योरिटी देनी पड़ती है तो क्या सिक्योरिटी दे सकती है? आर्टिकल में सिर्फ लिखा है कि कंपनी बोरो कर सकती है, कुछ भी नहीं लिखा। तो हमने कहा कि हम डीम करेंगे कि कंपनी के पास बोरिंग पावर है, तो बोरो तो कर सकती है। लेकिन ये तो नहीं लिखा कि बोरो कर सकती है, यहाँ अभी तक ये बात हुई है बोरो कर सकती है, ये तो नहीं लिखा कि बोरो करने के लिए वो सिक्योरिटी भी दे सकती है। तो आपका क्या ख्याल है, सिक्योरिटी दे सकती है कि नहीं? सिर्फ बोरो ही कर सकती है, सिक्योरिटी नहीं दे सकती? क्यों? क्योंकि वो रिलेटेड चीज है। आपको अगर फादर कहते हैं कि जाओ बाजार जाओ और सब्जी ले आओ, तो वो आपको किस चीज़ की परमिशन दे रहे हैं? बाजार जाने की नहीं दे रहे। बाजार जाने की भी दे रहे हैं, रिक्शा यूज करने की भी दे रहे हैं, रिक्शा का किराया पे करने की भी दे रहे हैं, बाजार से सब्जी खरीदने की भी दे रहे हैं, और अगर आपको थोड़ा बहुत प्यास लग जाती है, भूख लगती है, तो थोड़ा बहुत खाने पीने की भी दे रहे हैं। ये तो एज्यूम्ड है।
ठीक है। अब वो ये तो नहीं कह सकते कि बाजार जाके सब्जी ले आओ, लेकिन रिक्शा जो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं लेनी और बाजार है 10 किलोमीटर दूर, वो तो हो ही नहीं सकता। तो जब वो कह रहे हैं बाजार जाओ सब्जी लो, तो कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी लो, अच्छी मुनासिब चीज लो और बाजार चले जाओ, तो आपको अथॉराइज कर रहे हैं। तो जब कंपनी को बोरिंग पावर एज्यूम्ड है कि मिली है, तो बोरिंग से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज हैं उसकी पावर भी कंपनी के पास ऑटोमेटिकली मौजूद है। लिहाजा कंपनी जो है वो प्लेज, मॉर्गेज और चार्जेस क्रिएट कर सकती है। और तीन चीजें लिखी हैं, प्लेज, मॉर्गेज, चार्जेस, तो तीनों में फर्क समझ आ गया? चले। सर यहाँ ये बताया गया कर सकती है कंपनी, कितना कर सकती है ये नहीं बताया था। मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 अरब रुपए की कंपनी की वैल्यूएशन वाली है तो 2 अरब पूरी। नहीं, अगर खामोशी है तो कंपनी 10 खरब रुपए भी ले सकती है, यही तो बात हो रही है, अनलिमिटेड। तो कोई बोलेगा नहीं इतने ज्यादा मेंबर ये शेयर होल्डर होते हैं। क्यों बोलेगा? तो नुकसान है ना, कल को अगर नहीं रीपे कर पाते। देने वाला तुम्हें दे देगा। वो तुम्हारे तो पास ये 2 करोड़ के एसेट है तो तुम्हें 2 अरब का लोन में दे देगा बैंक। ये तो नहीं, बैंक का मसला है। ये तो कंपनी ने देना है। रिस्क कौन ले रहा है, कंपनी ले रही है कि बैंक ले रहा है? बड़ा रिस्क तो बैंक ले रहा है, कंपनी ने तो देने हैं। ये एक बैंक का मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। लिहाजा हमें यहाँ टैकल करने की जरूरत नहीं है, ये बैंक जाने हैं। बैंक अपने रेगुलेशंस में लिखे कि जब हम लोन देंगे तो इतनी सिक्योरिटी जरूर लेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये स्टेट बैंक के रेगुलेशंस हैं बैंकों के लिए, उसमें लिखा हुआ है कि बैंक करंट रेशो पढ़ी है कभी, कि नहीं? करंट रेशो क्या होती है? तो ऐसे। एसेट, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। एक होती है डेट इक्विटी रेशो, पढ़ी है? लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस इक्विटी। स्टेट बैंक के रेगुलेशंस में लिखा हुआ है बैंकों के लिए, अभी चेंज ना हो गया हो। मैंने जब ऑडिट किया था तो मैंने देखा था कि कोई भी बैंक किसी भी ऐसी कंपनी को लोन नहीं देगा जिसकी करंट रेशियो 2:1 से कम हो और जिसकी डेट इक्विटी रेशियो 60:40 से कम हो। तो बैंक को कहा गया था तुमने देना ही नहीं है। और अगर बैंक देगा तो स्टेट बैंक ठीक ठाक पेनल्टी लगाता है बैंकों पे कि ये क्या कर रहे हो। ये वहां पे कंट्रोल होता है क्योंकि रिस्क बैंक का ज्यादा है, कंपनी का कम है। तो कंपनी में उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, अनलिमिटेड दे दी। बैंकों में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि तुम देते हुए जरा सोच के देना। आप समझ आई? आगे चलते हैं जनाब। A public company, अच्छा, powers to pledge. A company having borrowing power has also the power to pledge or mortgage any of its property or create a charge on its assets as security for the borrowing. ठीक हो गया? तो ये अलग से कहीं लिखना जरूरी नहीं है कि कंपनी सिक्योरिटी भी दे सकती है। जब कंपनी के पास बोरिंग पावर है तो एज्यूम्ड है ये कि बोरिंग से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज की पावर कंपनी के पास मौजूद है। आगे जी, मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग बोरिंग पावर। बोरिंग पावर एक्सरसाइज कैसे की जाती है? आर्टिकल में प्रोवाइड द मैनर इन विच द कंपनी कैन एक्सरसाइज इट्स बोरिंग पावर, फॉर एग्जांपल इन जनरल मीटिंग और पावर वेस्टेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो आर्टिकल में लिखा होगा कि बोरिंग किसने करनी है, अप्रूवल किसने देनी है। जनरल जनरल मीटिंग में मेंबर्स ने देनी है, या मेंबर एक जनरल अप्रूवल दे देते हैं बोर्ड को कि भाई हमने तुम्हें अप्रूवल दे दी, तुम लेते रहो। तो ये आर्टिकल्स में लिखा होगा कि बोरिंग पावर को एक्सरसाइज कैसे किया जाएगा। ठीक है? क्लियर है? आगे चलते हैं। अल्ट्रा वायर्स बोरिंग। अल्ट्रा वायर का मतलब होता है आउट ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी से बियॉन्ड। इतनी अथॉरिटी नहीं थी बोरिंग की जितनी आपने बोरिंग कर ली, तो क्या होगा? इफ ए कंपनी बोरोज मनी विदाउट और इन एक्सेस ऑफ द पावर conferred on it by memorandum, the borrowing is ultra wires the company. Any borrowing which is intra wires the company, but beyond the limit prescribed by articles for the board, the borrowing is ultra wise the directors. इसे दोबारा पढ़ें पूरे को और मुझे समझाएं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आराम से पढ़ें। जी, हो गया कि नहीं हुआ? जी मरियम। पर्सनल एक्सपोजर के अगर सेक्टर में वही की बात विद और विदाउट एक्सेसिव पावर्स है तो फिर अल्ट्रा वाइड बियॉन्ड काफी अथॉरिटी होगी। और सेकंड इसमें कह रहे हैं कि जी, आप भी पढ़ो, क्या कहना चाह रहे हैं? बस मैं ये कहना चाह रहा कोई कंपनी ने बोरो की मनी विदाउट एक्सेस, कंपनी जो पावर दी गई है
आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम में उसके खिलाफ जाके किया तो वो अल्ट्रा वायलेंट बॉडी है। और अगर कंपनी में कंपनी के अंदर से ये इंट्रा वायर होगी और बियॉन्ड द लिमिट जिसने भी की होगी उसको डायरेक्ट ये कंपनी के अंदर इंट्रा वायर कैसे हो जाएगी? पहले वो कह रहे हैं अल्ट्रा वायर होगी, अब इंट्रा वायर कैसे कर दिया? अल्ट्रा वायर तो कंपनी और जिसके जिसने की ना नहीं, कैसे? पावर की बात होगी सारे पार्ट में प्रिस्क्राइब आई थिंक अमाउंट मनी की बात करेंगे। नहीं, सिंपल करें, चीजों को सादा रखें। इफ ए कंपनी बोरोज मनी विदाउट और इन एक्सेस ऑफ द पास कन्फर्ड ऑन इट बाय मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडम में कंपनी के बारे में कहा गया है कि ये 4 अरब से ज्यादा नहीं ले सकती, कंपनी नहीं ले सकती, कंपनी वाला मेंबर्स ही नहीं ले सकते, उन्होंने खुद ही अपने पे रिस्ट्रिक्शन लगा ली है। और कंपनी 5 अरब का बोरिंग ले लेती है तो ये अल्ट्रा वायर्स द कंपनी है, क्योंकि कंपनी ने अपनी ही रिस्ट्रिक्शन की हुई है ओवरऑल ही। लेकिन अगर कंपनी ने ये नहीं लिखा कि हम पे रिस्ट्रिक्शन है, उन्होंने कहा जी हम तो अनलिमिटेड ले सकते हैं, वो तो है ही अनलिमिटेड, अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा। मेमोरेंडम में या आर्टिकल में सिंपली ये लिखा कि डायरेक्टर 3 अरब से ज्यादा नहीं लेंगे, और अगर लेंगे तो मेंबर से मशवरा करेंगे। अब कंपनी की पार कितनी है? कंपनी ने ये लिखा है कि अगर डायरेक्टर 3 अरब तक ले सकते हैं, 3 अरब से ज्यादा लेंगे तो फिर हमसे पूछेंगे मेंबर से, ये लिखा हुआ है मेमोरेंडम में बस। तो फिर कंपनी की अपनी पार कितनी है? कहाँ लिखा है? लिमिट है अब नहीं, लिमिट वो डायरेक्टर्स पे लगाई है, अपने पे तो नहीं लगाई। 3 मिनट लगी ना। हाँ तो तो दे सकते हैं लेकिन अगर 5 कहाँ से आ गया? मैंने 5 का तो वर्ड ही नहीं बोला। सर आपने कहा 5 तक ले सकते हैं लेकिन अगर लेने के लिए इजाजत देनी पड़ेगी वो लेकिन तो पुरानी बात हो गई, मैं उसे भूल जाओ, मैं तो बड़ी सिंपल बात कर रहा हूँ कि कंपनी के मेमोरेंडम में सिर्फ एक चीज लिखी हुई है कि अगर कंपनी के डायरेक्टर्स बोरिंग करेंगे तो 3 अरब तक तो पूछ कर लें हमसे पूछे बगैर मेंबर से, 3 अरब से ऊपर करेंगे तो मेंबर से पूछ के करेंगे। अब मेरा सवाल है, ये तो डायरेक्टर पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है मेमोरेंडम ने ना, कंपनी की अपनी बोरिंग पावर कितनी है? कंपनी कंपनी की हैसियत से या मेंबर्स कितना बोरो कर सकते हैं? आपकी कॉन्ट्रोवर्सी से ना वही कह रहा हूँ ना, वो कब होगा? वो कब होगा? पावर इधर ना पढ़ो, मेरी बात सुनो, इसे छोड़ दो। कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि अगर डायरेक्टर्स 3 अरब से ज्यादा बोरिंग करेंगे तो मेंबर से पूछ के करेंगे, बस इतना लिखे। आप समझ आई बात? कंपनी की अपनी बोरिंग पावर कितनी है? अगर मेंशन नहीं है तो unlimited। अनलिमिटेड है। अब बात समझ आई है? तो कंपनी ने अपने लिए अनलिमिटेड रखी है, डायरेक्टर पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो अपनी अनलिमिटेड है। लेकिन अगर मेमोरेंडम में लिखा है, पूरे ध्यान से सुनो, कंपनी कहती है कि कंपनी हम लोग 5 अरब से ज्यादा बोरिंग नहीं करेंगे। अब किस उसने रिस्ट्रिक्शन किस पे लगाई, डायरेक्टर पे या ओवरऑल? अब तो ओवरऑल। अगर ये 5 अरब से ऊपर चली जाती है तो अल्ट्रा वाइज कंपनी हो गई, कंपनी अपनी बोरिंग से ही आगे चली गई। लेकिन अपने बारे में कोई बात नहीं की, डायरेक्टर की है, और डायरेक्टर 3 अरब से ऊपर चले गए तो अल्ट्रा वाइज कंपनी नहीं है, अल्ट्रा वाइज डायरेक्टर। ये पॉइंट वो कहना चाह रहे हैं। अब इसे दोबारा पढ़ो तो देखो यही बात है, समझ आ गई कि नहीं? तवज्जो से पढ़ो जरा इस पूरे पैराग्राफ को। कन्फर्ड ऑन इट, शुरू में क्या लिखा है? ऑन डायरेक्टर्स नहीं, ऑन इट, कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन लग गई है, तो फिर अल्ट्रा वाइज द कंपनी होगी अगर इससे ऊपर चली जाती है। और दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है, दूसरे सेंटेंस में, एनी बोरिंग विच इज इंट्रा वाइज द कंपनी, मतलब कंपनी की तो लिमिट में आती है, बट बियॉन्ड द लिमिट प्रेस्क्राइब बाय आर्टिकल फॉर द बोर्ड, तो ये इंट्रा वायर कंपनी होगी बट अल्ट्रा वायर बोर्ड होगी। आप बात समझ आई? तो ये याद रखना है इसे। यहाँ पे खत्म करते हैं, आज के लिए काफी है, कल आगे चलेंगे। कल हमारी जनरली ये होता है क्योंकि मेमोरेंडम बेसिक डॉक्यूमेंट है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके में बेसिक पावर्स कंपनी की सारी वहाँ होती है, जो मेजर पावर्स हैं, तो हम एज्यूम करते हैं कि मेमोरेंडम में कि में नहीं लिखा तो कंपनी के पास अनलिमिटेड पावर। समझ आई? मैंने जनरली ऐसे रिस्ट्रिक्शन लेकर देखी नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कि मेमोरेंडम में कौन सी क्लॉज में डालते होंगे। वैसे अगर डालना पड़ जाए, डालना चाह रही है कंपनी, अपनी पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, तो कौन सी क्लॉज में डालेगी? मोस्ट प्रोबेबली नेम क्लॉज का तो तुक नहीं बनता, शेयर कैपिटल क्लॉज में तुक बनती है थोड़ी बहुत, क्या ख्याल है? और तो मेरा ख्याल है कोई क्लॉज ऐसी रेलिवेंट बनती ही नहीं, या आखिर में डाल देगी, सारी क्लॉजेस खत्म करके नीचे एक लाइन लिख देगी, ये भी तो पॉसिबल है क्या? नहीं, हो सकता है सर मॉर्गेज के लिए कोई वही कह रहा हूँ ना, नीचे अलग से एक छोटा सा सेक्शन बना के उसमें 3 4 चीजें लिख दे कि हम इसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और वो इसलिए लिख दे कि स्पेशली लॉ में लिखा है कि उसके पास अनलिमिटेड है, अगर खामोशी है, खामोश नहीं रहना चाहती तो हो सकता है नया सेक्शन बना दे छोटा सा, सिर्फ उन चीजों के लिए जो एज्यूम्ड चीजें थी।
मुझे नहीं पता, मैं फ्रैंकली बताऊं, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं इस चीज़ को किसी भी मेमोरेंडम में, कभी के कंपनी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हो अपने पे, लगाती भी नहीं है, तुक भी नहीं बनती। नहीं लेना तो बस नहीं लेना, रिस्ट्रिक्शन लगाने की क्या जरूरत है कि मजबूरी अपनी बना लें, लेना पड़ जाए तो फिर मुसीबत बनी होगी, आप क्या करें। तो रिस्ट्रिक्शन अपने आप पे जहनी तौर पे लगाएं, लीगली ना लगाएं अपने आप पे। ये बात हो रही है, ठीक है ना। तो आज के लिए काफ़ी है, कल इंशाल्लाह इससे आगे फिर चलते हैं। ओके बच्चों, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।